आप एक ड्रग एडिक्ट के पे 8 घंटे चैनल चलाते हैं, 8 घंटे किसान की समस्या चला दीजिए। जबकि व्यूअर आपका ड्रग एडिक्ट नहीं है, वो तो अंग्रेजी चैनल देखता है। वो तो अंग्रेजी चैनल देखता है। किसान के घर में ही तो आपका चैनल है, मजदूर के घर में ही तो आपका चैनल है। क्या टाटा आपका चैनल देखता है? कोई एनडीटीवी को देखता है? कोई जीटीवी को देखता है? टाटा कभी खोलेगा कभी चैनल को? नहीं, नॉट टू ओपन। नमस्कार, मैं हूं अतुल गिरी और आप देख रहे हैं एएनबीसी। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल जी साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद एएनबीसी पर। जी धन्यवाद। सर, आपसे मुखातिब होने के बाद पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप किसान के नेता, रहनुमा हैं या फिर आप किसान के सौदागर हैं? देखिए, पहली बात तो मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा कोई किसान संगठन नहीं है। सौदागर भी इस देश में कोई नहीं होता। किसान आंदोलन चलाते हैं, उसको कोई सौदागर बोल देता है। राजनीतिक दल जो है, जब उनके ऊपर पड़ती है तो किसान नेताओं को अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। और ये साजिश जनता समझती है कि जो लोग हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं, इनका अपना निजी स्वार्थ है, जबकि उनमें सामाजिकता की भावना होती है। देश भर में जो भी किसान आज सड़क पर है, जो भी आंदोलन कर रहा है, वो अपने किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है। नेतृत्व करना हर आदमी की क्षमता में नहीं होता। 1 से 1.5% लोग दुनिया में होते हैं जो नेतृत्व करते हैं, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व करो, चाहे किसानों का करो, चाहे जाति का करो। वो संख्या 1-1.5% से ज़्यादा नहीं होती। तो जिस भाषा का लोग इस्तेमाल करते हैं, सौदागर है। अगर कोई कहे कि मीडिया सौदागर है या वो मीडिया है, तो उसमें क्या है कि मीडिया वाले का तो स्वार्थ हो सकता है कि उसको कोई एडवर्टाइजमेंट देगा तो वो काम चलाएगा, लेकिन किसान को क्या देगा? कोई अगर कल किसान सड़क पर बैठा, उसके साथ 500 किसान आते हैं, तो वो तो अपने घर से रोटी लेके आते हैं। फैक्ट्री मजदूर पर तो दबाव हो सकता है कि भाई वो मजदूर के नेता को कुछ दे दे, कल उसकी फैक्ट्री चल जाए। यहाँ क्या फर्क होना? तो जो पहले मीडिया को ये समझना चाहिए कि जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कोई सौदागर नहीं है। वो लोग अपने दुख दर्द के लिए सड़क पर आ रहे, जो उनके जनप्रतिनिधि, जिनको उन्होंने भेजा था, जिनकी उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, तो वे उस जिम्मेदारी के कारण सड़कों पे आ रहे हैं। यशपाल जी, अभी अध्यादेश पास हुआ है किसान का। इस अध्यादेश पे आपकी क्या सहमति है? ये कितना हित में है किसान के और कितना अनहित में है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि खाली मीडिया भी आज तक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया कि ये किसान के खिलाफ अध्यादेश पारित हुआ। देश में किसान होल्डिंग से ज्यादा मजदूर हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग है, उनसे ज्यादा संख्या मजदूरों की है जो खेती के ऊपर निर्भर है। एक 10 एकड़ का किसान लगभग न देने में 1.5 लाख रुपए के करीब मजदूरी देता है। 1.5 से 2 लाख के बीच में मजदूरी देता है फसल की कटाई और बुआई में। 10 एकड़ के किसान से बड़ा 2 लाख मजदूरी, जिसका 1 करोड़ टर्नओवर है, प्रति मजदूर वो भी नहीं देता अगर 10 फैक्ट्री में उसकी है। एक गांव का अगर 3000 बीघे एकड़ रकबा है, तो उसकी मजदूरी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल सरप्राइज। हमारी देश की इकोनॉमी को जो चला रहा है वो किसान चला रहा है। जो 70% भुखमरी जिसको मैं नहीं जा रहा, वो किसान का मजदूर और किसान दोनों नहीं जा रहे। तो ये जो कारण है, इसको ये समझना होगा कि खाली किसान की लड़ाई नहीं है, ये 3 आदमियों की लड़ाई है। लड़ इसको अकेला किसान रहा क्योंकि मजदूर की समझ में नहीं आया। ये लड़ाई मजदूर की है, ये लड़ाई छोटी नौकरी पेशा लोगों की है, जो आज खुला हुआ अन्न खरीद के, चावल खरीद के, गेहूं खरीद के, दालें खरीद के जो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको अपनी रसोई में 2000 रुपये बच जाते हैं अगर आप खुला हुआ खरीदते हैं। और पैक अगर खरीदते हैं तो 2000 रुपये का जीएसटी का, ब्रांडिंग का डिफरेंस आता है। तो ये 2000 रुपये महीना की उनकी जेब पे भी डकैती है, क्योंकि जब ये कॉर्पोरेट लेवल पे होगा तो हर चीज पैक मिलेगी। आटा आटा ही है, चाहे वो आईटीसी का हो, चाहे वो गेहूं का, आपने गेहूं खरीद कर खरीदे हो, आटे में कोई चीज मिक्स नहीं की जा सकती, वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती, आटा आटा ही है।
लेकिन वही आटा 35 रुपए किलो हो जाता है जो आज 15-20 रुपए किलो मिल रहा है। 1500 गेहूं है, 19 रुपए में किसके मिल रहा है, वही 35 हो जाएगा। तो ये आपकी जेब पे भी डाका है। तो इस डाके से का विरोध कर रहा है किसान। मैंने कल भी कहा हरियाणा में कि इसको किसान विरोध करे, मजदूर विरोध करे और छोटा कर्मचारी विरोध करे कि हमारे देश की जनसंख्या 138 करोड़ है। हमारा देश में पूंजीवाद नहीं चल सकता। पूंजीवाद उन देशों में चलेगा जिनकी जनसंख्या 5 से 10 करोड़ है या 50 करोड़ है। चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, वो पूंजीवाद और कम्युनिज्म चला रहा है। वहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्री दुनिया भर में सप्लाई कर रहा है। हम अपना काम भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे वो कहीं में हो, वो भी खरीद के काम चला रहे। अब जिस मोबाइल से हमारा आप आज बात करते हैं, ये भी बाहर की टेक्नोलॉजी है। तो इस देश के मजदूर को काम मिले। जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्म में तीनों बिल के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे ही इसमें ये परचेज करने की बाजारीकरण होगा, आज 3 ही फसल पे एमएसपी मिलता है। गन्ने पे मिलता है वो 70% पे मिलता है, गेहूं पे मिलता है वो पूरे देश में 10-15-20% को मिलता है, 25 हरियाणा और पंजाब में सबको मिलता है। लेकिन बाकी स्टेट्स में वो जहां प्रायोरिटी पे नहीं है वहां नहीं मिल पाता। यूपी को भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। नहीं, वहां क्योंकि वहां गेहूं बेचने कोई जाता नहीं है, बहुत माइनॉरिटी में लोग जाते हैं। वहां गन्ना बेचने ज्यादा जाते हैं, क्लस्टर वाइज फर्म है। उसके बाद बाकी किस फसल पे, चावल पे मिल रहा है अगर, तो वो केवल मोटे चावल पे मिल रहा है, परवल पे, बासमती पे नहीं मिल रहा। जो दूसरी किस्में हैं उन पे नहीं मिल रहा। जो पेट भरने वाला चावल है उस पे मिल रहा है, टेस्ट वाले चावल पे नहीं मिल रहा है। उसकी हालात भी बहुत खराब है। तो जो इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है, भाई एमएसपी दे रहे, किसी दाल पे दे रहे हो, मक्का पे दे रहे हो, चने पे दे रहे हो, बाजरे पे दे रहे हो, किस पे एमएसपी दे रहे हो, किसी मसाले पे दे रहे हो। एमएसपी तो पहले भी देश में केवल 3 फसल पे थी, पे जो सरकार खरीद करती है उसी पे एमएसपी मिलती है। जिन पे सरकार खरीद नहीं करते हुए तो पहले भी बाजार भरोसे थी। आज जो परिस्थितियां आई हैं, परिस्थितियां ये हो गई कि जैसे ये मंडियां बंद होगी, इसमें छोटा व्यापारी भी खरीदता है जिसकी 50 टन की कैपेसिटी है महीने की, चावल को निकालने की, आटा बेचने की, वो भी खरीदता है इसी मंडी से। कल को इसी मंडी से, जैसे आज एडिबल ऑयल, पूरे देश का एडिबल ऑयल अडानी इंपोर्ट करता है, पूरे देश का कोला अडानी इंपोर्ट करता है। पहले इसको हजारों लोग इंपोर्ट करते थे। कल को यही हालत आ जाएगी कि एक एक फसल पे एक एक व्यापारी का कब्जा हो जाएगा, फिर वो अपने रेट बेचेगा। और जो छोटा व्यापारी है उसको भी उस बड़े व्यापारी से लेना पड़ेगा। वो अगर उसने 50 टन की कैपेसिटी का मिल लगा रखा तो उसको भी बड़े व्यापारी के यहां से खरीद के लाना पड़ेगा। बड़े व्यापारी को बेनिफिट है कि जो मंडी के टैक्स है और आड़त है वो उसको नहीं देनी पड़ेगी, वो भी उसका मार्जिन है 5%। वालमार्ट दुनिया में इतने गेम पे खेल जाता है 5% पे ही, क्योंकि वो मास में खेलता है। और लंदन डेयरी और तमाम जो मिल्क कंपनियां थी, बड़े कॉरपोरेट हाउस आने से अमेरिका और जो यूरोप के कंट्री है उनमें भी ये परिवर्तन आया कि जो किसानों का काम चलता था, जो सरकार की डेयरियां थी, जो सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली थी, वो सब खत्म हो गई। तो यहाँ पे किसान तो मरेगा, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन किसान से पहले मजदूर। अब मेरे गांव में 3000 एकड़ जमीन है, उसको एक ही मशीन काट सकती है, उस पर दूसरे आदमी की जरूरत नहीं। 5 से 6 ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम पे काम कर सकती है। आज 500 ट्यूबवेल है, आज गांव में 400 ट्रैक्टर है, वो केवल 1 या 2 ट्रैक्टर ही उसके लिए काफी है। तो ये जो मजदूरी जा रही थी गांव में, ये मजदूरी बिल्कुल बंद हो जाएगी और 138 करोड़ लोगों को पेट भरने का ये मजदूरी साधन था। तो आप इस बिल के खिलाफ हैं, इस अध्यादेश के खिलाफ माने? खिलाफ का मतलब है कि सरकार को इसी बिल के साथ एक बिल पास करना था। खिलाफ हूं कि एमएसपी अश्योर्ड की जाएगी, दंडात्मक प्रावधान होंगे। अगर इससे कम कोई खरीदेगा, ज्यादा कितना ही खरीदे, इससे कम कोई खरीदेगा तो खरीदने वाले को दंड दिया जाएगा। ये अश्योर्ड करने में सरकार को क्या परेशानी है? तो धरना आंदोलन के आप आइकन कहे जाते हैं और आप हैं भी,
तो इसके लिए आप बाहर आएंगे या फिर घर से ही सारी बातें होंगी? देखिए, नहीं नहीं, बाहर का मतलब ये है जी कि हमारा संगठन है जाति का संगठन। जी। हम किसान भी हैं। हाँ जी। हमने अपने तमाम जिला अध्यक्षों हमारा को, पहला क्वेश्चन भी इसीलिए था कि आप भी किसान हैं, मेरा इसलिए। हमने तमाम जगह जी जहां हमारी जिला इकाइयां है जाट बहुल्य क्षेत्रों में, सबको ये कहा किसान संगठनों के पास डेटा है, जी किसान संगठनों के पास उस किसान की लड़ाई लड़ने का तजर्बा है। जी हम उस लड़ाई में उनका साथ दें, जी उनके साथ खड़े हों और जो वे निर्णय ले हम उसका साथ दें। ये हमारा फर्ज बनता है। नौकरी वालों का भी फर्ज बनता है, मजदूर का भी फर्ज बनता है, सबका फर्ज बनता है। नेतृत्व जो कर रहे हैं किसान संगठन, नेतृत्व वो करें, हम उनके सिपाही बन के उनके धरनों पे जाएं, उनके साथ दें। और ऐसे तमाम जगह हमारे लोगों ने समर्थन करने का काम किया, क्योंकि हम भी किसान जाति के ही हैं, अपने रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़, तो वो प्रक्रिया चलती है। प्रजातंत्र में शांतिपूर्वक, हम हिंसा के खिलाफ, प्रजातंत्र में शांतिपूर्वक, और सरकारें आंदोलनों में हिंसा पैदा कराती है अपने वर्कर से, जिससे कि आंदोलन खत्म हो जाए। तो उसके लिए भी हमने सावधान रहने के लिए कहा है कि शांतिपूर्वक आंदोलन हो, धरना हो, लंबा हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो रणनीति किसान संगठन बनाएंगे, हम उसमें सहयोग तो करें। हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। आपके ऊपर ऐसा आरोप लगता आ रहा है कि चंदा उगाही का आप कार्य करते हैं, और चंदा उगाही के बाद लोगों का ये आरोप है आपके ऊपर कि चंदा चोरी की भी बात होती है। अगर ये उगाही की बात है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, या फिर इस पे आप क्या सफाई देना चाहेंगे, या फिर क्या ये सच है, या फिर बस ऐसी अफवाह है? देखिए, जब भी कोई आंदोलन चलता है जी उसकी व्यवस्था होती है, आंदोलन में खर्चे होते हैं। जी मैं आज तक किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। अश्वनी जी की उम्र, वो अब नहीं रहे, हाँ जी अश्वनी जी की उम्र बहुत थी, जी अखबार के मालिक भी थे। उन लोगों ने तो चंदे भी लेते हैं, डकैतियां भी डालते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, उनका तो धंधा है। लेकिन क्योंकि वो बीजेपी के सांसद थे, तो जो बीजेपी कहेगी, मैंने ये आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ भी चला, तब किसी बीजेपी वाले ने नहीं कहा कि मैं चंदा इकट्ठा करता हूं। मैंने ये आंदोलन बसपा के खिलाफ भी चला, सपा के राज में भी चला, तब किसी ने नहीं कहा बीजेपी वाले ने। जब इनके खिलाफ आंदोलन चलता है तो ये राजनीतिक जो सामाजिक लोग हैं, जैसे आपने बैठ के कहा कि किसान के ठेकेदार हो या आंदोलन करो, तो ये आप जैसे लोगों को इन्होंने नौकरी पर रखा ही इसलिए है कि आप उन नेताओं को आरोपित कर सको, उनके ऊपर झूठे आरोप कर सको, अपने मीडिया के माध्यम से कट एंड पेस्ट करके दिखा सको। ये हर पूंजीपति ने और हर राजनीतिक दल ने अपना चैनल बना लिया। इसको कोई आज पत्रकार नहीं चला रहा। देश के पत्रकार को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक समर्थक, एक विरोधी। और जो सबसे खराब स्थिति देश में आज अगर किसी की है तो वो मीडिया की है। उस पर संशय करने लगा लोग, जिसको 70 साल में कभी देश की आजादी से पहले भी मीडिया को संशय नहीं किया गया, उसने अंग्रेजों के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई, आज वो संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारे यहाँ चंदे का सिस्टम जिलों पे होता है। हम राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हमारा कोई भी प्रदेश अध्यक्ष चंदा नहीं लेता। राष्ट्रीय स्तर का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं भी चंदा नहीं लेता। हम सब अपनी गाड़ियों से सफर करते हैं, और जिलों के चंदे का हिसाब जिले की कमेटियां देती हैं, और वो धरनों पे ही होता है। जो छोटूराम धाम है, उसका बनना जाट सेवा संघ की वेबसाइट है, www जाट सेवा संघ। उसमें जो चंदा आता है उसमें मैं मेंबर नहीं हूं साइन करने का। उसमें जो चंदा आता है वेबसाइट पर उसका हिसाब, लिखा पढ़ी, सब चीज 24 आवर अवेलेबल है, सरकार से भी ज्यादा साफ है। जो सरकार पे आरोप लगते हैं उससे ज्यादा साफ है। कोई भी आदमी जाट सेवा संघ की वेबसाइट पर जाओ, उसने क्या दिया, क्या खर्च हुआ, वो देख लो। उसमें मैं कहीं साइन नहीं करता, मैं कहीं कलेक्ट नहीं करता। लोग बड़ी भीड़ों में मुझे कहते हैं जी ये दान कर रहे हैं, आप इनके हाथ लगा दो। तो मेरा कोई चंदे से ना लेना है ना देना है। बीजेपी के जितने तमाम लोग हैं, उनके जो चुन्नू मुन्नू संगठन उन्होंने पैदा कर रखे जाट समाज में, वे लगातार आरोपित करने का काम करते हैं। किसान नेताओं पे बहुत आरोप लगते हैं कि जी धरना बंद हो गया, पैसे खा लिए, ये कर लिए। कोई आंदोलनकारी कहीं से पैसे नहीं खाता। आंदोलनकारी का मुख्य मुद्दा उस कौम को जागृति करने का होता है। कोई भी देश का आंदोलनकारी, मैं नहीं कहूंगा कोई खाता है, कोई भी आंदोलनकारी, क्योंकि मुझे 15 साल इस काम में हो गए हैं, और 15 साल में मैंने देखा कि हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है।
हमने सिस्टम ही से ही आउट कर दिया। कोई प्रदेश अध्यक्ष को चंदा नहीं लेगा, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा नहीं लेगा। जिले में जो कार्यक्रम आयोजित करेगा उसी जिले के लोग आयोजित करेंगे, वो चंदे से करो या अपने पैसे से करो। तो अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपको यहाँ तक तो पता होगा ना कितना चंदा आया या हाँ, फिर कैसे हुआ, क्या हुआ। हर जिले का हिसाब उस जिले पे अवेलेबल है। जिस जिले का आदमी चाहे अपने जिले का हिसाब अपने जिलाध्यक्ष से कभी भी रात के 2 बजे भी जाके पूछ सकता है। उसका सबका रिकॉर्ड उस जिले में अवेलेबल है। तो बातें आप तक तो आती होंगी ना कि नहीं इस जिले में इतना चंदा उठाया गया। ऐसा जिले में आती है बातें, जो हिसाब देते हैं। जब मैं जाता हूँ तो वे हिसाब देते हैं पब्लिकली, 1 लाख की भीड़ में हिसाब देते हैं। वे कहते हैं हमारे जिले पे इतना आया, इतना खर्च होगा, इतना बचा हुआ। वो जिले में हिसाब होता है, जिसने दिया उसी को तो आप हिसाब दोगे। जो उस आंदोलन में शामिल होते हैं उनको बाकायदा उसका हिसाब दिया जाता है। आज भी अगर किसी को किसी जिलाध्यक्ष से हिसाब लेना है और वो नहीं दे रहा, उसके लिए मैं कह सकता हूं। मतलब आप इसमें पारदर्शिता दिखा रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से साफ है, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिटी का पैसा है और कम्युनिटी के लोग अपने जिले में धरना चलाने के लिए देते हैं। 2000 ये कुछ टैक्टिस है, स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट की, जातियों में बैठने की, दंगा कराने की। आज तक आपको पता है हरियाणा में दंगे हुए थे तो क्यों हुए थे? आप तो मीडिया में 4-5 साल से होंगे मीडिया में, उम्र भी आपकी लगती है। ओम प्रकाश धनखड़ के मौसा ने वो आंदोलन चला था। उस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना भी नहीं। राजकुमार सैनी, अश्वनी चोपड़ा ने जाट और गैर जाट का नारा दिया था और ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराड़ ने वो आंदोलन चलाया था जिसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है ना। हम आंदोलन के उसके फेवर में थे, हिंसात्मक थे। हमने तो उससे बड़े बड़े आंदोलन किए। यहाँ 4 दिन में गोली चल गई, हम तो 23 दिन रेलवे ट्रैक पर रहे, तब गोली नहीं चलने दी। तो किसी भी लीडर को बदनाम करने का, आज बहुत सी सरकारें देश में बैठी दूसरे को भ्रष्ट बनाते हैं। जेल कोई प्रधानमंत्री नहीं गया आज तक, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो पहले को भ्रष्ट बता के दूसरे में आते हैं। गांधी परिवार को पिछले 6 साल से भ्रष्ट बताया जा रहा, वे जमानत पे भी है। और जो इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके नाम थे बड़े बड़े स्कैंडल में, उनके नाम हट गए। तो ये राजनीतिक लोगों ने सामाजिक आंदोलन ना हो, किसानों के आंदोलन ना हो, इस काम को ये एक बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा मैं। जब हम कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे तो यही भाषा कांग्रेस की होती थी, यही भाषा दूसरी पार्टियों की होती थी। आप आज किसान आंदोलन खड़ा कर दो, यहाँ सपा की सरकार हो, बसपा की हो, तुरंत लाठीचार्ज होगी। किसान आंदोलन में मुलायम सिंह के टाइम में गिरफ्तार हुए टिकैत साहब, लाठीचार्ज हुई, दादी पिटी। ये सत्ता में बैठने के बाद राजशाही का व्यवहार करते हैं लोग। सत्ता में कोई पार्टी बैठ जाओ, वो राजा का व्यवहार करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का व्यवहार करे। जनता की सुने, जनता के अनुसार कानून बने। जनप्रतिनिधि कोई आपको माँ बाप ने पैदा करके नहीं भेजा, जनप्रतिनिधि जनता ने बनाया। तो अगर जनता आपकी किसी कानून के खिलाफ है तो ये हर जनप्रतिनिधि का काम है, चाहे वो सत्ता में है चाहे विपक्ष में, वो राय लेके कानून बनाए। कानून को थोपे ना कि मेरी ये मर्जी है। आपको ये पावर कोई अपॉइंटमेंट या एग्जाम देके नहीं मिली है, ये पावर गरीब जनता ने दी है देश को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तानाशाही बीजेपी कर रही है? बीजेपी नहीं, मैं कह रहा हर पार्टी। आप हर जगह तो बीजेपी नहीं है जी, पर केंद्र में बीजेपी ही है। जब कांग्रेस थी तो वो भी इसी काम को कर रही थी, बीजेपी के नेताओं को जेल भेजने की सोच रही थी, बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप लगा रही थी। मैं ये कहा कि राजनीतिक बदले की भावना मात्र पिछले 20 साल में पैदा हुई है। मात्र पिछले 20 साल में वाजपेयी जी ने किसी को बेईमान नहीं कहा, राजीव गांधी ने किसी को बेईमान नहीं कहा। राजीव गांधी को तो बेईमान कह दिया किसी ने। नरसिम्हा राव ने किसी को बेईमान नहीं कहा। चौधरी चरण सिंह ने, देवीलाल जी ने किसी को बेईमान नहीं कहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो आए थे पार्टी छोड़ के आरोप लगाकर। तो मेरा यह कहने का मतलब है, राजनीतिक बदले की भावना हर राजनीतिक दल में है, उसको खाली बीजेपी से ना जोड़े। और हर आंदोलन को कुचलने की प्रवृत्ति हर राजनीतिक दल के नेता में आ चुकी, हर राजनीतिक दल। तो आप जाट के नेता हैं, बहुत
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो जाट को लेके आगे का क्या प्रावधान है? आगे फिर से कहीं कोई धरना देना, या फिर आपके धरने का क्या असर हुआ है, कितना आरक्षण का क्या बात हुई है, उसके बारे में अगर आप एएनबीसी के प्लेटफॉर्म में कुछ बताना चाहें। देखिए, धरने का ये असर हुआ, हमने ये आंदोलन 2006 में शुरू किया जी। उसके बाद रैलियां भी हुई, धरने भी हुए, प्रदर्शन भी हुए। इन बीच में 3 इंसिडेंट भी हुए, हमारे 3 भाई भी उसमें शहीद हुए, 2010 में, 2011 में और 2012 में। 11 वाली मतलब एक्सीडेंटल नहीं थी, 10 और 12 वाली पुलिस ने गोली मारी थी और जानबूझ के मारी थी, हिंसा नहीं हुई थी आंदोलन में। बिना हिंसा हुए आंदोलन को तोड़ने के लिए गोली चलाई थी। अगर हिंसा हो और आप गोली चलाए, 2016 में बिना हिंसा के गोली चलाई गई, मिलिट्री बुला के गोली चलाई गई। वो आंदोलन बीजेपी के लोग चला रहे थे, जाट और गैर जाट करने के लिए। 2006 से 2014 तक हमने संघर्ष किया और 14 में रिजर्वेशन मिल गया था, ठीक। 15 में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। हमारी एक ही आइडियोलॉजी थी कि हम आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे और सड़कों से दूर रह के करेंगे। 2010 में सुनील सोरान की शहादत के बाद हमने सड़क पे कोई आंदोलन नहीं किया। हम रेलवे ट्रैक के बराबर में बैठ गए, रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ गए, रिफाइनरी के सामने बैठ गए, गृह मंत्री के घर पे बैठ गए। हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरने दिए। 2014 में सफलता मिलेगी, 15 में रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। सत्ता बदल चुकी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर पे बुला के 26 मार्च को देश के जाट को यह कहा, जिसमें मैं भी था, कि जाट कभी चेहरे पे सिकंद नहीं रखता, आप क्यों सिकंद रखे हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, मैं आपको खुद रिजर्वेशन दूंगा। और उन्हीं प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करते हुए उनके एक कृषि मंत्री ने, अपने मौसा ओम प्रकाश धनखड़ के मौसा आजाद पवार ने फरवरी 2016 के आंदोलन का चक्रव्यूह रच दिया। जो आंदोलन में बहुत से संगठन सक्रिय थे 2006 से 14 तक, उनमें से किसी ने इस आंदोलन का ऐलान नहीं किया। जो राजनीतिक दल में बैठे हुए थे उसी पार्टी के थे, उन्होंने अपने मौसा से यह आंदोलन चलवाया और रोहतक से चलवाया। क्योंकि जब आंदोलन हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब रोहतक से कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। तो ये राजनीतिक साजिश थी, एक पार्टी को बदनाम करने की या खत्म करने की। हमने तो हुड्डा साहब के खिलाफ भी आंदोलन किया, हमने कोई ये तो है नहीं बीजेपी के खिलाफ किया। और उसके बाद 2017 के धरने हुए, शांतिपूर्वक हुए, बेहद शांतिपूर्वक। 2014 से पहले आप ये 8 साल आंदोलन चला, किसी ने कहा कि हम बेईमान हैं, किसी ने कहा हमने चंदा किया। 23 दिन रेलवे ट्रैक पर रहे, तो वहां भी रोटी खाई होगी लोगों ने। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग हैं या मीडिया के कुछ लोग हैं, जो सुबह से शाम तक अपने आकाओं के इशारे पे अफवाहें गढ़ते हैं, वो प्रवृत्ति 2014 के बाद शुरू हुई। बड़ी स्ट्रीम मीडिया पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, मीडिया से मैं भी आता हूं, मीडिया में मैं भी हूं, तो उन्हीं सब के लिए एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया जाता है कि नहीं आप भी बोलिए, आप भी कहिए। नहीं जाता। नहीं, अगर हम आपके पास आए हैं तो आपको सुनने के लिए आए, क्योंकि अगर हमें बोलना होता। आप कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। आज कितने किसान बैठे हैं, आप बताइए कितने घंटे आप खर्च कर रहे हैं। नहीं, बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया। मेरी बात सुनिए, आप एक ड्रग एडिक्ट के पे 8 घंटे चैनल चलाते हैं, 8 घंटे किसान की समस्या चला दीजिए, जबकि व्यूअर आपका ड्रग एडिक्ट नहीं है, वो तो अंग्रेजी चैनल देखता है, वो तो अंग्रेजी चैनल देखता है। किसान के घर में ही तो आपका चैनल है, मजदूर के घर में ही तो आपका चैनल है। क्या टाटा आपका चैनल देखता है? कोई एनडीटीवी को देखता है? कोई जीटीवी को देखता है? टाटा कभी खोलेगा कभी चैनल को? नहीं, नॉट टू ओपन। आपका जो आपका ग्राहक है, जो आपका भगवान है, जिसकी वजह से पत्रकार की रोटी चल रही है, उसी के पेट पे लात मार रहे हैं, उसकी समस्याओं को नहीं उठा रहे। तो मीडिया थोड़ा है आज की तारीख में। मीडिया तो, मैं इतना लंबा आंदोलन चला, मीडिया नहीं आता था। मीडिया देश में अगर सबसे खराब स्थिति है, मीडिया की है। आप बताइए कौन से चैनल का आदमी आ रहा? आप आ गए मेरे पास, यूट्यूब चैनल है आपका, आपकी व्यूअरशिप होगी 1 लाख, आपकी व्यूअरशिप होगी 5 लाख, आपकी व्यूअरशिप हो सकती है 25 लाख। जिसकी व्यूअरशिप 50 करोड़ है, क्या वो जा रहा है?
जो उसका पत्रकार आपकी तरह मेहनत करके अपने डिस्ट्रिक्ट से बाइट भेजता है, वो क्या है, चल रही है? नहीं चलती। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ जाते थे चुनाव में, वो कहते थे जी पैकेज नहीं आया कैंडिडेट की खिलाफत करने का, पैकेज आएगा तो तब चलेगा।